यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएफ रिटन टेस्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं, इसके अलावा कमेंट्स वगैरह भी करके पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना भाई इस पे भी थोड़ा सा डिटेल वीडियो बता दी जाए, और इसके अलावा जो जो भी क्वेश्चन या कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 11 क्वेश्चन या आप लोगों के कमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी, और आप लोगों को रिटन टेस्ट के बारे में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेंटर, टाइम और डेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि इनके जो टेस्ट सेंटर हैं वो सारे जो आपने फिजिकल जहाँ पे दिए हैं वही है। जस्ट लाहौर सेंटर का है फोर्ट्रेस स्टेडियम। तो आप लोगों ने जस्ट लाहौर सेंटर का थोड़ा सा चेंज किया है एएनएफ वालों ने, तो आप लोगों ने लाहौर के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम जाना है, और बाकी जहां पे आप लोगों ने फिजिकल दिया है आप लोगों का वही सेंटर है। इसके अलावा टाइमिंग जो है वो किसी को 8 बजे की दी गई है सुबह, किसी को 10 बजे की, किसी को 12 बजे की, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर के रिटर्न होने हैं वो उन्होंने एक ही शिफ्ट में लेने हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के हैं वो उन्होंने 2 शिफ्टों में लेने हैं, और कांस्टेबल के क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट हैं और इसके अलावा कैटेगरीज भी ज्यादा हैं तो उनको 3 शिफ्टों में लेना है। तो इस वजह से किसी को 8 बजे का टाइम मिला है, किसी को 10 बजे का, किसी को 12 बजे का, और किसी को 2 बजे का। तो आप लोगों को जो आपके फिजिकल लेटर की स्लिप पे जो टाइमिंग और डेट दी गई है उस डेट और टाइम के मुताबिक आपने अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। इसके अलावा वहां पे जो आप वेबसाइट है एएनएफ वालों की, वहां पे भी उन्होंने रिटन टेस्ट की स्लिप इशू करनी है, तो वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसा कि असिस्टेंट वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनका जो रिटन टेस्ट की स्लिप है वो उन्होंने वेबसाइट पे ऑनलाइन जारी कर दिया है। इसके अलावा आपके घर पे भी इशू कर दी गई है, तो अगर आपके घर पे मिल जाए तो वो अपने साथ लेके जाएं, और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन वहां से प्रिंट लेना है तो वहां से भी ले सकते हैं, वो भी वैलिड होगी। तो इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर के लिए डेट है वो है 31 जनवरी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो डेट है वो है 1 फरवरी, और जो कांस्टेबल की ऑल कैटेगरीज के लिए है वो है 2 फरवरी। इसके अलावा असिस्टेंट के लिए जो है वो भी इन्होंने 31 जनवरी रखी है। इसके अलावा यूडीसी और एलडीसी के लिए जो जो आप लोगों को आपकी स्लिप पे दी गई है डेट्स, टाइम और सेंटर, वहां पे आप लोगों ने टाइम पे पहुंच जाना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि सब पोस्ट का सेम सिलेबस होगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि फौरन से आप लोगों के साथ शेयर करूं और इसकी तफसील आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि आप लोगों को यह वहां भी खत्म हो जाए। तो जैसा कि एएनएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिटन टेस्ट की गाइडलाइन शेयर की थी, तो उसमें उन्होंने 5 पॉइंट शेयर किए थे जो कि एएनएफ का सिलेबस था ऑफिशियल। तो वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि ये फलां पोस्ट के लिए है या ये फलां पोस्ट के लिए है। तो क्योंकि उन्होंने वहां पे जनरल सिलेबस शो किया था, तो आप लोगों के लिए अर्ज है कि यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, या सब इंस्पेक्टर के लिए, या कांस्टेबल के लिए, या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, मतलब कि 3-4 जो मेन पोस्ट हैं उनके लिए इनका ये सेम सिलेबस होगा। यानी कि करंट अफेयर्स होंगे, जनरल नॉलेज होगा, इसके अलावा इंग्लिश होगी, पाक स्टडी होगी, इस्लामियात होगा, और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन में 1997 का एक्ट आ जाता है एएनएफ का। इसके अलावा एएनएफ के रैंक्स या स्केल्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके रैंक्स और उनके नेम वगैरह आ जाते हैं। जैसा कि पंजाब पुलिस का आईजी होता है, ये पूछ सकते हैं कि एएनएफ का जो बड़े लेवल वाला है उसका क्या, क्योंकि मुझे रैंक्स इतना आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। जैसे पंजाब पुलिस में आईजी होता है, इसके अलावा आर्मी में होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या कोई चीफ ऑफ मार्शल, या इस तरह का जो भी आता है, तो ये आते हैं जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा जो असिस्टेंट की पोस्ट है और जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आप लोगों से आपकी डिग्री के हिसाब से या ग्रेजुएशन हिसाब से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी 4 से 5 एमसीक्यूज आपकी डिग्री के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो बाकी जो कांस्टेबल की है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, और असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, इन सारों के लिए जो उन्होंने 5 चीजें मेंशन की है जो ऑफिशियल सिलेबस शो किया है, तो उनका वही सबका सेम सिलेबस है। इसके अलावा यूडीसी और एलडीसी के लिए कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। यानी क्योंकि वो क्लर्क की जॉब होती है, तो उनसे जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज होंगे, बेसिक कंप्यूटर और इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई शॉर्ट की पूछी जा सकती है कंप्यूटर की, कोई एक्सेल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कोई वर्ड में से कोई चीज़ पूछी जा सकती है। तो आप लोगों ने यूडीसी और एलडीसी वालों ने लाजमी तौर पर थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर को भी तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है सिलेबस।
तो जैसा कि पता है मैंने ऊपर अब शेयर कर दिया है कि सबका सिलेबस सेम होगा या नहीं होगा, ये तो हमने डिस्कस कर ली। तो सिलेबस क्या है? तो सिलेबस वो है जो इन्होंने गाइडलाइन में दिया हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात, एक्ट 1997 और बाकी जॉब रिलेटेड क्वेश्चन और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स भी इसी में आ जाता है। तो सिलेबस के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो अगर आप लोगों को जहां पे मैं जो भी बताता हूं कि मैंने वीडियो शेयर की हुई है, तो इसका लिंक जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लाजमी देख लिया करें, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट चीजों की लिंक्स मैंने दी होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 एमसीक्यूज का पेपर आएगा, क्योंकि एएनएफ ने कहा है कि या तो 100 एमसीक्यूज का आएगा या 50 एमसीक्यूज का आएगा। तो 99% श्योर है कि आपका पेपर आएगा 100 मार्क्स का, और उसमें से 50% वाला होता है क्लियर, यानी जिसके 50 आ गए 100 में से, तो उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, उसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इनका यह तरीकाकार होता है कि अगर काफी ज्यादा लोग ये टेस्ट क्लियर ना कर पाए, तो ये थोड़ा सा जो पासिंग मार्क्स होता है वो कम कर देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि 40 वाला भी पास होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 45 वाला भी पास होता है। तो इनका जो डिफॉल्ट एक पासिंग मार्क्स है वो है 50। लेकिन अगर काफी ज्यादा एवरेज लोगों की पास ना हो, तो इनका जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो डिफॉल्ट एक चीज है वो है 50 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इनका इंग्लिश, उसके अलावा यूडीसी और एलडीसी के लिए कंप्यूटर में से, और बाकी करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एक्ट 1997, इसके अलावा रैंक्स, तो ये सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल हैं। क्योंकि अब इन्होंने ये नहीं कहा कि आपका कौन सा पॉइंट आएगा, कौन से पोर्शन में से आएगा, तो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स को या इसके अलावा एक्ट 1997 को आप लोगों ने खुद प्रिपेयर करना है। जिसका करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का इल्म ज्यादा होगा, उनको काफी ज्यादा पता होगा, तो उनका 40 मार्क्स तो इसी चीज में कवर हो जाएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके अलावा गूगल करें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो केटू है उसकी हाइट कितनी है, इसके अलावा फलां जो दरिया है वो किस सिटी में है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर्स में आ सकता है कि जो पाकिस्तान का करंट इंटीरियर मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है शेख रशीद साहब। इसके अलावा जो रेलवे मिनिस्टर का पूछ लें कि वो कौन है, तो वो है जनाब आजम सवाती साहब। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि पंजाब का जो वजीर तालीम है वो कौन है, तो वो आप लोगों को पता है कि मुराद रास है। तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों ने ये गूगल से तैयार करने हैं। और इसके अलावा अगर आप न्यूज़ सुनते हैं या आप लोगों को अखबार में इंटरेस्ट है, तो कुछ आपको इस तरह से भी मदद हो जाएगी। इनकी कोई प्रॉपर तैयारी नहीं होती, क्योंकि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश और पाक स्टडी में से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसके अलावा जो पाक स्टडी की बेसिक चीज है वो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान के आइन है 1956 और इसके अलावा 1973 का, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि काफी सारे लोगों ने पूछी, और इवन के मेरे माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एएनएफ के रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो आप लोगों की इतला के ये अर्ज है कि पीपीएससी के अलावा एमडी कैड यानी कि जो इंजीनियरिंग के टेस्ट वगैरह होते हैं, और उसके बाद जो पीपीएससी का टेस्ट होता है, इसके अलावा किसी भी टेस्ट में पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में, एनटीएस में, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखती। तो एएनएफ हो गया, इसके अलावा पंजाब पुलिस हो गया, एनटीएस हो गया, पीटीएस हो गया, सीडीएस हो गया, ये नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं रखते। जस्ट पाकिस्तान में इस टाइम एमडी कैड वाले, ई कैड वाले और इसके अलावा पीपीएससी, एफपीएससी वाले जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग वगैरह रखते हैं। इसके अलावा किसी पेपर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो एएनएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जितने गलत होंगे वो आपके गलत कंसीडर होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग की भी यहाँ पे हमने डिस्कशन कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8वां पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिकल के लिए भी काफी सारे लोग परेशान हुए थे, क्योंकि जिन लोगों ने 13 या 14 तारीख को फिजिकल कंप्लीट किया था, तो उनका जो कॉल ऑफ लेटर था उस पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड की एक स्टैंप लगी हुई थी। तो जब अगले दिनों वाले लोगों ने देखा, जिन लोगों का 16, 17, 18 को होना था, कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके जाने हैं, जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, या एफएससी की डिग्री या बाकी कोई चीजें।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट से मुराद फिजिकल के लिए जो था वो था आपका फिजिकल कॉल लेटर, उसके बाद आ जाता है आपका ओरिजिनल CNIC, और जो आपकी फीस स्लिप थी जो आपने बैंक में पे की थी, और वो भी ऑप्शनल थी। मतलब कि जो लोग लेके गए उनकी चेक कर रहे थे, जो लोग नहीं लेके गए उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उनको वैसे ही क्लियर कर दिया गया, यानी कि वो ऑप्शनल थी। तो अब जो रिटर्न टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी बेसिकली यही कुछ है, यानी कि कभी भी आप लोग अपने फिजिकल के लिए या रिटर्न टेस्ट के लिए अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी असनाद होती हैं, वो नहीं लेके जाना होता। आपने वो सारी चीजें इंटरव्यू के टाइम लेके जानी होती है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम वो आपको वहां अपने फेस टू फेस जज करते हैं और वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। तो अभी आपने जो रिटर्न टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो उन्होंने साफ जाहिर अपना वहां पे लिखा हुआ है, मैसेजेस में भी और इसके अलावा लेटर पे भी लिखा हुआ है कि आपने अपना रिटर्न टेस्ट का लेटर लेके आना है, उसके बाद आपने अपना ओरिजिनल CNIC लेके आना है, और इसके अलावा फी स्लिप का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो जिन लोगों की फी स्लिप गुम हो चुकी है तो वो किसी भी सूरत में परेशान ना हो, जस्ट वो अपना रिटर्न टेस्ट का लेटर और CNIC ले जाएं और वहां जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को परेशानी यहाँ पे खत्म हो गई। तो जस्ट ये दो चीजें आपने अपने साथ लेके जानी है और कुछ भी नहीं लेके जाना। इसके बाद आ जाता है 9th नंबर पे कि मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन्होंने मैसेज में ये सारी चीजें मेंशन की है कि आपने क्या क्या मटेरियल लेके आना है, और इसके अलावा इनका जो लेटर है और इसके अलावा जो इन्होंने गाइडलाइन एक शो की थी उसमें भी लिखा था। तो मटेरियल से मुराद है कि आपने वहां पे जो सर्कल फिल करना है उसको फिल करने के लिए आपने अपने साथ एक पेन या बॉल पॉइंट लेके आना है, यानी या पेन हो सकता है या बॉल पॉइंट हो सकती है, और दो ही कलर अलाउ हैं, यानी कि आप ब्लैक बॉल पॉइंट या पेन लेके जा सकते हैं या ब्लू बॉल पॉइंट या पेन लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई कलर या कोई और चीज इन्होंने यहाँ पे अलाउ नहीं की। इसके अलावा क्योंकि उन्होंने साथ गत्ता कह दिया है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं एक और भी शेयर कर दूं, तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ कि कंप्यूटर बेस होगा या ये होगा मैनुअल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक और पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि काफी सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वहां पे जो टेस्ट होना है, जो रिटन टेस्ट, वो कंप्यूटर पे सिस्टम बेस होगा या मैनुअल पेपर बेस होगा। तो ये चीज क्लियर इस तरह होती है क्योंकि उन्होंने लिखा है गाइडलाइन में कि आपने अपने साथ क्लिप बोर्ड यानी गत्ता भी लेके आना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपने पेपर पे ही अटेम्प्ट करना है, और इसके साथ इन्होंने OMR शीट और गाइडलाइन भी जारी की है कि आपने सर्कल को कैसे फिल करना है, और एक से ज्यादा सर्कल फिल करेंगे तो खराब हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस चीज से साफ ये चीज ये जाहिर होती है कि आपका मैनुअल पेपर लिया जाएगा, पेपर पे ही पेपर लिया जाएगा, आपसे कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाता है 11 नंबर पे रोल नंबर स्लिप इशू होगी। तो जैसे कि आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा है और मैंने वीडियो से भी आपको बताया है, और काफी सारे लोगों को असिस्टेंट का जो रिटर्न टेस्ट का लेटर है वो भी मिल गया होगा और मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने कॉल ऑफ लेटर जो रिटर्न टेस्ट का है वो भी जारी किया है असिस्टेंट के लिए। तो उन्होंने कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी लाजमी तौर पर जो उनका रिटर्न टेस्ट का कॉल ऑफ लेटर है वो इशू करेंगे। इसके अलावा जो रोल नंबर स्लिप के बारे में आपको बता दूं कि रोल नंबर स्लिप की अभी अपडेट मेरे पास नहीं आई कि उन लोगों को उनका रोल नंबर कैसे पता चलेगा, इसके अलावा रूम नंबर या बाकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होते हैं वो तफसील कैसे पता चलेगी। तो वो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट का लेटर आप लोगों को लाजमी मिलेगा, या तो आपको घर के एड्रेस पे मिल जाएगा या आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। तो रोल नंबर स्लिप वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसके अलावा यहाँ पे 12th और लास्ट पॉइंट है कितने दिन बाद इंटरव्यू होगा, यानी कि अभी रिटर्न टेस्ट हुआ नहीं है और काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट के कितने दिन बाद इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने जो स्केड्यूल शो किया था उसमें जस्ट इन्होंने कांस्टेबल, UDC, LDC के रिटर्न टेस्ट तक ही उनका स्केड्यूल था। तो उन्होंने क्योंकि इंटरव्यू की डिटेल शेयर नहीं की थी, तो क्योंकि इनके जो पेपर खत्म हो रहे हैं वो 3-4 फरवरी को खत्म हो रहे हैं, उसके बाद इन्होंने चेकिंग करनी है, इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट्स की लिस्टें बनानी है और उनका इंटरव्यू से पहले तक का मेरिट कैलकुलेट करना है। तो तकरीबन 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो तकरीबन मिड ऑफ फरवरी तक इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी वो भी लाजमी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो होप सो गाइस कि आपके काफी सारे क्वेश्चन और कंफ्यूजन यहां से दूर हो गई होगी, और अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आप पर्सनल भी मुझसे पूछ सकते हैं। और काफी सारे लोग छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, यानी कि मेरे से रनिंग नहीं हो रही तो मैं रनिंग कैसे कंप्लीट करूं, मुझे कोई टिप दो।
तो काइंडली यार इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, तो बाद में आप सोचते हैं कि मैं वहां पे रिप्लाई नहीं करता। अगर आपको कोई मेन इशू है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। होप सो गाइस कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करो, ताकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो डालूं फौरन से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।